ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम संगीता है और मैं जियोमेट्री क्लिनिक की तरफ से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का स्वागत करती हूँ। तो आज के वेबिनार में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है ओसीडी। ओसीडी स्टैंड करता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए। ओसीडी की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दिमाग में अनवांटेड थॉट्स आते हैं और बार बार आते हैं, जिन्हें हम ऑब्सेशन कहते हैं। इन थॉट्स की वजह से एक इंसान बार बार कुछ एक्शंस दोहराता है जिस पर कि उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बार बार हाथ धोना, चीजों को साफ करना, चीजों को एक अरेंज्ड ऑर्डर में रखना, क्योंकि पर्सन से वो नॉर्मली वो सिचुएशन झेली नहीं जाती, जिसे कि हम कंपल्शन कहते हैं। तो ये कोई आम आदत नहीं है, बल्कि एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो एक पर्सन की रोजमर्रा की लाइफस्टाइल को, उसके रिश्तेदारों को, उसके आसपास के लोगों को, उनसे काफी प्रभावित करती है। तो चलिए इस बारे में हम गहराई से जानते हैं, जिसके लिए आज हमारे साथ हमारे न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर जुड़े हैं, जो कि हैं डॉक्टर कीर्ति अनुराग। तो चलिए सर से गहराई से इस बारे में हम जानते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर कीर्ति अनुराग। जी, नमस्ते सभी का। मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। तो आज समझते हैं कि ओसीडी है क्या, और इसको पहचाने कैसे, इसके लक्षण डिटेल में क्या होते हैं, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे पास उपलब्ध है, और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं पेशेंट्स को, और किस प्रकार का व्यवहार हमें दिखाना है मरीजों के लिए ताकि उनका दैनिक जीवन बेहतर हो सके। तो पहला चीज है, हमें समझना है कि ओसीडी कितने मात्रा में लोगों को होता है। तो अगर आप लोगे तो भारत में 2% लोगों को ओसीडी है। तो अगर एक अनुमान से लोगों में 100 लोग आपके एरिया में, तो उनमें से 2 लोगों को ओसीडी होता ही होता है। अब ओसीडी में वेराइटीज रहते हैं और ओसीडी का सीवियरिटी भी रहता है। तो पहला चीज है, हम पहचाने कैसे ओसीडी को। बहुत सारे लोग साफ सफाई करते हैं, बहुत सारे लोग रिपीटेटिव काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को अनशन चीजें दिमाग में आती है। तो ये क्या सारे सोच ओसीडी होते हैं, पहले उसे समझते हैं। तो देखिए, साफ सफाई रखना, पूजा पाठ करना, सही गलत करना, चीजों को अरेंज करके रखना, ये हमारे भारतीय सभ्यता में ही हमें सिखाया जाता है कि हम घर परिवार को हर किसी चीज को सही रूप से रखें। लेकिन ओसीडी में कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या है? साफ सफाई बार बार करने के बाद भी व्यक्ति विशेष को लगता है कि वो जगह साफ नहीं हुई। ये है पहला लक्षण, कि वो एक जगह को 4 बार धो चुके, वहां पर एक भी मिट्टी धूल और कुछ ना तो उन्हें दिख रही है ना किसी और को दिख रही है, लेकिन उनके मन में डाउट आ रहा है कि यहाँ पर गंदगी है। तो ये पहला लक्षण है। दूसरा चीज है, देखिए आपके घर परिवार में हर चीज हर जगह पर रहना आइडियल चीज होता है, लेकिन हमेशा रह नहीं पाता है। तो कोई भी चीज अगर इधर उधर रहता है, उनको बहुत ज्यादा टेंशन या बेचैनी लगती है। उनका दिमाग वहां से हट नहीं पाता है। जैसे एक छोटा सा टॉवेल क्यों हैंगर से निकाल के चेयर पर रखा गया है, क्यों सुखाया नहीं गया है, वो चीज उनके दिमाग में तब तक चलती रहेगी जब तक उसे सही जगह पर नहीं रखा जाता है। तीसरा चीज होता है, डाउट आता है, बहुत प्रकार का डाउट। कॉमन डाउट्स क्या रहता है? वो है घर के बाहर निकलते स्विच बंद हुआ है कि नहीं, पंखा बंद हुआ है कि नहीं, ताला डाले है कि नहीं, एसी का स्विच ऑफ हुआ है कि नहीं, सिलेंडर बंद हुआ है कि नहीं। इस प्रकार के डाउट्स आते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के डाउट तो हमको भी आते हैं। तो ये एबनॉर्मल कैसे हुआ? ये एबनॉर्मल तभी बोला जाता है कि जब व्यक्ति विशेष गए, घर के दरवाजे को खोले, चेक किए, फिर सिलेंडर को बंद किए, फिर वापस आए, फिर से उन्हें डाउट आता है। वो क्लियर कट करने के बाद भी उनको वो डाउट परसिस्ट करता है और रहता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। और क्या चीज होता है? बहुत अश्लील चीजें भी कभी कभी दिमाग में आती है। कुछ लोगों को बहुत गंदा सोच आता है। भगवान को देखकर उन पे पेशाब कर देने का, भगवान को देखकर या उनके बारे में सोचकर गंदा गंदा गाली दिमाग में आता है। भगवान के लिंग के बारे का फोटो या छाती का फोटो, वो चीज बार बार दिमाग में आना। छोटे बच्चे को लेकर सेक्सुअल थॉट्स आना, किसी भी लड़की या किसी भी वर्ग के पुरुष को देखने से सेक्सुअल थॉट्स उनको आना, ये सारी चीजें भी बार बार दिमाग में आती है। तो देखिए, ये जो वैरायटी है ना, साफ सफाई करना, चेकिंग करना, सही जगह पर सही चीजें रखना, अनवांटेड सोच या चित्र दिमाग में आना, और फाइनल एक चीज होता है, बहुत ज्यादा भगवान की प्रार्थना करना।
तो ये सारे चीजें लक्षण होते हैं। अब ये लक्षण नॉर्मल लोगों के लक्षण से कैसे डिफरेंट है उसको समझिए। देखिए, नॉर्मली पूजा पाठ करना सही बात है, कोई मना नहीं करना है। लेकिन व्यक्ति विशेष जितना कर रहा था पहले पूजा पाठ, उससे कुछ बहुत ही ज्यादा अगर पूजा पाठ कर रहा है, जिसकी वजह से उसका दैनिक जिंदगी में प्रॉब्लम्स हो रहा है, खाना पीना छोड़ दे रहा है, बच्चों को या पति को खाना ना देकर पूजा पाठ कर रहा है, खुद खाना ना खाकर पूजा पाठ कर रहा है, तब वो प्रॉब्लम। साफ सफाई आप इतना कर रहे हो कि घर के बाहर किसी को जाने नहीं दे रहे हो, घर के अंदर किसी को आने नहीं दे रहे हो, इतना साफ सफाई आप मेंटेन कर रहे हो। इतना डर लगता है कि बच्चों को घर से बाहर जाने की अनुमति ही नहीं देते हो। साथ ही साथ आता है अरेंजमेंट। इतना वो चीजों को लेकर सटीक रूप से दिमाग में रखते हैं कि अगर एक भी चीज, एक पत्ता भी एक जगह से 1 सेंटीमीटर हिल जाता है, उनको गुस्सा आने लगता है, टेंशन आने लगता है। और साथ ही साथ ये जो चित्र विचित्र दिमाग में आते हैं, अश्लील चीजें, गाली आती है या किसी के बारे में बुरा सोच आता है, ये सोच कोई उनके दिमाग में डालता नहीं है, वो खुद ही खुद उनके दिमाग में प्रकट हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसी समस्या होती है। अब ये लक्षण 1-2 दिन आने से उसे ओसीडी नहीं बोलते हैं। इसे आना मिनिमम चाहिए 6 महीने। अगर 6 महीने तक लगातार ये चीज होता है तभी जाकर हम इसे ओसीडी बोलते हैं। दूसरा चीज क्या है कि ये जो चीज है उसके दैनिक जीवन में, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, पर्सनल, हर जगह क्षेत्र में उसको प्रॉब्लम करने लगे। क्योंकि अगर वो, उसको ओसीडी जनित सोच आ रहे लेकिन दैनिक जीवन में हर प्रकार का काम वो कर पा रहा है, तो उससे कोई समस्या नहीं है, उसकी चिकित्सा जरूर नहीं है। अब आती है बात, इसका कारण क्या है, ओसीडी होता क्यों है। पहला चीज है, मनोचिकित्सा में कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है, उसका सर्वश्रेष्ठ कारण या इम्पोर्टेंट कारण होता है आपका स्ट्रेस। कोई भी ट्रॉमा, कोई भी स्ट्रेस, कहीं भी एक बहुत बड़ा कांड हो गया जहां पर किसी को मरते हुए आप देख रहे हो, या फिर आपके घर में कोई चला गया, या फिर आपके साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया जो कि आपको ट्रॉमा पहुंचाता है या फिर आपको अंदर से और मानसिक रूप से हिला देता है, उसके 1 से 2 महीने के अंदर व्यक्ति विशेष को ओसीडी आ जाता है। दूसरा चीज है सेक्सुअल अब्यूज। बहुत सारे फीमेल्स को अगर सेक्सुअल अब्यूज रहता है बचपन में, या फिर कोई मोलेस्ट करता है या फिर मारपीट करता है, जैसे डाउरी के केसेस में, वैसे फीमेल्स को भी ओसीडी की लक्षण देखने को आते हैं। अब इसे छोड़ के और क्या कारण होते हैं। एक इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस। कभी कभी ये इन्फेक्शन होने के कारण भी लोगों को ओसीडी हो सकता है। और फाइनल तीसरा चीज होता है ब्रेन में प्रॉब्लम। ब्रेन में क्या प्रॉब्लम, एक जगह होता है ब्रेन का जिसका नाम है बेसल गैंग्लिया। तो वो बेसल गैंग्लिया जब आपके शरीर में, वहां पर खून का संचालन नहीं भेजा जाता है, तो उसकी वजह से भी ओसीडी होने को आता है। अब आती है बात कि क्या ये परिवार में चलता है। जैसे डायबिटीज परिवार में पिताजी को है तो बच्चे को भी होता है। तो जी हाँ, ओसीडी अगर मम्मी या पापा किसी को होता है तो बच्चों को होने की संभावनाएं होती है। अब ओसीडी किस वर्ग के लोगों को होती है, तो देखिए, ओसीडी बचपन से शुरू हो सकता है। ठीक है, तो आप छोटे बच्चों में 5 साल से 10 साल के बीच में भी देख सकते हो, जिसको चाइल्डहुड ओसीडी बोला जाता है। या फिर टीन एज में देख सकते हो, जो कि 13 से लेकर 20 साल के बीच में भी होता है। एडल्ट में, जो कि 20 से लेकर 60 साल की उम्र के बीच में भी आता है। और फाइनली आपका 60 साल के बाद भी ओसीडी आ सकता है। अब ये चीजें क्यों एज वाइज क्यों डिस्टिंक्शन है, तो देखिए, बच्चों में अगर ओसीडी आता है तो 5-6 साल में वो जल्दी खत्म हो जाता है, वो रहता नहीं है लंबे समय के लिए, उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एडल्ट में होता है, जैसे 20 से लेकर 60 साल की उम्र में, उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है और वो रेजिस्टेंट रहता है। 60 साल की उम्र के बाद अगर ओसीडी आता है तो ये ज्यादातर ब्रेन में खून का संचालन ना हो पाने की वजह से होता है। ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, मस्तिष्क में प्रॉब्लम या स्ट्रोक होने के वजह से ऐसा हो सकता है। तो अभी आती है बात कि हर ओसीडी जो आता है, क्या उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है या नहीं है, और अगर है तो किस प्रकार के उपचार हमारे पास है। तो देखिए, ओसीडी जो है ना, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा ओसीडी के सोच आते हैं, थोड़े थोड़े लक्षण रहते हैं, लेकिन जो पेशेंट है या व्यक्ति विशेष है वो जानता है कि वो ये चीज बेकार है, इसको नहीं करना है, तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है। दिमाग में टेंशन आता है लेकिन वो उसका निवारण खुद कर लेता है।
मॉडरेट में क्या होता है, मॉडरेट में ये होता है कि व्यक्ति विशेष जानता है कि ये एक प्रॉब्लम है और वो कंट्रोल करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, तो ये मॉडरेट ओसीडी होता है। सीवियर ओसीडी क्या है कि घर वाले परेशान है, बच्चे परेशान है, बाहर वाले परेशान है कि ये व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन व्यक्ति विशेष को मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये ओसीडी है। उसको लग रहा है कि वो जो कर रहा है वो सही है, तो ये सीवियर ओसीडी है। तो ट्रीटमेंट हम किस क्षेत्र में करेंगे? तो मॉडरेट और सीवियर ओसीडी में ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। माइल्ड ओसीडी का ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है। अब आती है बात, क्या ट्रीटमेंट है, कितने दिनों के लिए चलता है, क्या साइड इफेक्ट्स है ट्रीटमेंट के, ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहला चीज है आपको समझना है कि ट्रीटमेंट में टैबलेट्स आते हैं। हर किसी को इंडोर में एडमिशन करना जरूरी नहीं है। हॉस्पिटल में कब ओसीडी मरीज को एडमिशन करना है वो हम बताएंगे। तो देखिए, पहला चीज है, टैबलेट में आता है एसएसआरआई। एसएसआरआई बहुत प्रकार के होता है, कॉमन है आपका फ्लोक्सेटिन या फिर नेक्सिटो। ये दोनों ज्यादातर कॉमनली दिया जाता है। डोजिंग आप कोई भी आसपास के मनोचिकित्सक या फिर ऑनलाइन यहाँ पर आकर मनोचिकित्सक की सलाह मशवरा लेने के बाद एडजस्ट कर लेना वो जरूरी होता है, क्योंकि एसएसआरआई सबसे कारीगर मेडिसिन है जो जरूरी है चीजों को करने के लिए। अब जब शुरुआत होती है ट्रीटमेंट की, कितने दिन के लिए ओसीडी का ट्रीटमेंट चलना चाहिए, ये चीज जरूरी है। मिनिमम आपका चलना चाहिए 1 से 2 साल। एक बार अगर ओसीडी स्टार्ट होता है, अगर 20 साल की उम्र में ओसीडी के लक्षण 6 महीने के लिए आए, तो मिनिमम 1 साल के लिए ट्रीटमेंट चलेगा। अगर 50% से ज्यादा कंट्रोल हो जाता है लक्षण, तो आहिस्ता आहिस्ता करके डोज घटा के बंद किया जाता है। अब आती है बात कि इसे छोड़ के और क्या ट्रीटमेंट है। अलग ट्रीटमेंट में आता है आपका थेरेपी या काउंसलिंग। इसमें दो प्रकार का थेरेपी आता है, एक होता है आपका सीबीटी, दूसरा होता है ईआरपी। सीबीटी का मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दूसरा है ईआरपी जो है एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो ये दोनों चीज बहुत कारीगर है। काउंसलिंग और मेडिसिन के बीच में फर्क क्या है वो चीज समझिए। काउंसलिंग समय लेता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक सेशन काउंसलिंग कर दिया, कल से आपको सही लगने लगेगा। काउंसलिंग को असर करने के लिए 3 से 6 महीना लग जाता है, और ये सालों तक चलते हैं। मेडिसिन क्या है, मेडिसिन असर दिखाना जल्दी स्टार्ट करता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए बहुत समय लगता है। थेरेपिस्ट बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं पैसे की, और वो टाइम टेकिंग है, और हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता है। और ये जो ओसीडी का बीमारी है, बहुत भयानक बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत तंग करने वाला बीमारी है। ये ऐसी वाली बीमारी है जहां पर कि जैसे आप रात में सोने जाते हो लेकिन एक मच्छर भिनभिनाता है कान के पास, और इतना टेंशन लगता है कि जब तक उसे मार नहीं देते सो नहीं पाते हो आप। उसी रूप से ओसीडी वैसा चीज है। बहुत भयानक चीज नहीं है, ये कोई पागलपन नहीं है, लेकिन इतना टेंशन करता है, ना तो वो शांति से रह पाता है व्यक्ति विशेष, ना आसपास के लोगों को शांति से रहने देता है। अब मेडिसिन कितने हद तक कारीगर है वो चीज जानना जरूरी है। और साइड इफेक्ट क्या है? तो देखिए, मेडिसिन एटलीस्ट आपका 90 से 95% केसेस में रेस्पॉन्स देती है और चीजों को रिवर्स करती है। तो ये एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रेट है, जो कि 2000 साल के पहले चीजें सही नहीं था। तो ईयर 2000 के बाद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स चेंज हो गए, अच्छे मेडिसिन आ गए, बहुत अच्छा चीज चेंजेस हो गया। तो 2000 से पहले चीजें इतना रेस्पॉन्सिव नहीं था, 2000 के बाद बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। और ये जो भी मेडिसिन आज के डेट में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ट लिवर किडनी पे कुछ भयानक साइड इफेक्ट देती है। बस एक चीज करता है, एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस करवाता है। लॉन्ग टर्म पे ना ही सेक्सुअल लाइफ, ना ही कार्डियक हेल्थ, ना ही हार्ट किडनी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कोई साइकाट्रिक मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है हमें दिन भर सोना पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बहुत परहेज रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के डेट में जो भी मेडिसिन आ चुके हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं, 5 से 7 दिन में अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। और साथ ही साथ दैनिक जीवन में हर प्रकार का काम आप कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आती है बात कि अगर हम ओसीडी को ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या इश्यूज आए, क्योंकि बहुत लोग हमसे ये भी पूछ रहे हैं, सर अगर ये कोई भयानक बीमारी नहीं है, व्यक्ति विशेष मरेगा नहीं, तो हम क्यों ट्रीटमेंट करें, इतना पैसा क्यों जाया करें? तो देखिए,
अगर एक व्यक्ति विशेष को ओसीडी हो गया है और 1 साल से ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो उन लोगों को डिप्रेशन के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी डिप्रेशन के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, तब ओसीडी का जो टाइम फ्रेम रहता है ट्रीटमेंट का, वो बढ़ जाता है। अगर 1 से 2 साल रहता है पहला एपिसोड, वो 2 से 5 साल बन जाता है। और डिप्रेशन को ट्रीटमेंट करना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। उससे व्यक्ति विशेष को निकालना पहले जरूरी है। उसका टाइम फ्रेम ही 1 से 1.5 साल है। फिर उसके बाद ओसीडी का ट्रीटमेंट करोगे, वो और 1 से 1.5 साल है। और जब मरीज डिप्रेशन में चला जाता है, वो ट्रीटमेंट लेने की कोशिश और नहीं करता है, वो गिव अप कर देता है। वो बोलता है कि मेरे द्वारा और होगा ही कुछ नहीं। वो अपना आशा खो देता है, उसका मोटिवेशन, उसका कॉन्फिडेंस लेवल चला जाता है, और सुइसाइड की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं। तो अगर आप किसी भी मरीज को देख रहे हो जिनको ओसीडी या ओसीडी के लक्षण हैं, उनको जल्द से जल्द मनोचिकित्सक के पास भेजिए, या उनसे सलाह लीजिए, या फिर जियो के द्वारा आप टेली कंसल्टेशन कीजिए, ताकि मेडिसिन तुरंत स्टार्ट हो जाए। अब लोग पूछते हैं कि हमें कि हॉस्पिटल में कब एडमिशन करेंगे सर, क्या हमें इंडोर में रखना जरूरी है सर? तो देखिए, इंडोर में या हॉस्पिटल तभी उनको एडमिशन करना चाहिए जब वो ओसीडी के साथ साथ सीवियर डिप्रेशन में होते हैं। तभी जाकर एडमिशन करना जरूरी है। नहीं तो आप जैसे सर्दी जुकाम को ट्रीटमेंट करते हो ओपीडी बेसिस पे, ओसीडी का भी इलाज आपका हो जाएगा ओसीडी ओपीडी बेसिस पे। सुइसाइड अगर करता है व्यक्ति विशेष ओसीडी के साथ साथ, तब भी उनको इंडोर में या आईपीडी में एडमिशन करना जरूरी है। और एक चीज रहता है, जब ओसीडी के साथ साथ बाकी प्रॉब्लम्स रहते हैं, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, थायराइड अनकंट्रोल्ड है, आस्थमा है, या और कोई बीमारी है जो कि अनकंट्रोल्ड है, तब भी हम हॉस्पिटल में एडमिशन करवाते हैं, ताकि दोनों चीजों का ट्रीटमेंट हो सके। और एक सवाल जो बहुत सारे लोगों को आता है, वो है कि सर, मरीज ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहता है, तो हम क्या करें? हम कैसे मेडिसिन दें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग आते हैं कि मेरे बेटे को है, मेरी पत्नी को है, मेरे पिताजी को है, कोई ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहता है, हम क्या करें? तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा, हमारे पुराने समय से भारत में हर चीज के लिए लोगों को दुविधा रहती है। उनको लगता है हम पागल नहीं है, हम क्यों पागल डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन खाएंगे? तो देखिए, ये कोई पागलपन नहीं है, ये एक मानसिक विकृति है, जहां पर व्यक्ति विशेष का जो सोच है, वो थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो उसको हम सही कर सकते हैं एक मेडिसिन के द्वारा। कभी कभी वो लोग मेडिसिन खाते नहीं है, उस समय पे मेल्ट इन माउथ टैबलेट्स आते हैं, जो कि खाने में मिल जाते हैं। तो वो मेडिसिन आप दे सकते हो, जो कि उनके खाने में या फिर कोई भी डिजोल्वेबल लिक्विड में मिल जाता है। जिनसे उनको राहत भी मिल जाती है, और उनको ये भी नहीं पड़ता है कि उनके साथ झगड़ा नहीं करना पड़ता है कि हम मेडिसिन लेंगे या नहीं लेंगे। अब लोग पूछते हैं कि सर, मेडिसिन लेने से और अगर बीमारी है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उनके मेडिसिन चलेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन क्या है? तो देखिए, ये जो मेडिसिन है, 80 से 90% केसेस में कोई बीमारी जो जनरल है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इनके साथ, या अस्थमा या दमे की बीमारी, इनके साथ कोई इंटरेक्शन है नहीं। अगर कोई बहुत स्पेशल केस है जहां पर इश्यूज आ रहे हैं, तब आप एक मनोचिकित्सक को वो चीज बता सकते हो, वो उसके लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लिख देंगे। 12 से 16 प्रकार के मेडिसिन ओसीडी के लिए है। और लोग पूछते हैं कि हमें कि सर, मेडिसिन तो अभी ले लिया, मात्र 10% सुधार है, इसका मतलब क्या है? हमें तो जल्दी जल्दी सुधार चाहिए। तो देखिए, साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में सुधार बहुत स्लोली आता है। इसीलिए 1 से 2 साल का ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन रहता है। हर महीने आप 5 से 10% सुधार देखोगे। धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते आप महसूस करोगे कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सोच का घटेगा, उनका ऑब्सेशन भी घटेगा, कंपल्सन भी घटेगा। तो ऑब्सेशन और कंपल्शन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये चीज है कि ऑब्सेशन मतलब मानसिक सोच या विकृति जो दिमाग में आता है। तो व्यक्ति विशेष जब आपसे आकर बोलता है कि मेरे दिमाग में ये एक सेक्सुअल थॉट आ रहा है भगवान को लेकर, और उसकी वजह से वो जाकर बार बार प्रणाम कर रहा है या पूजा पाठ कर रहा है, तो सोच आना ऑब्सेशन है और पूजा पाठ करना कॉम्पल्शन है। तो आप लोग क्या बोलते हो, या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति क्या बोलता है? वो बोलता है कि देखो, आप ऐसा नेगेटिव सोचो मत, आप पॉजिटिव सोच लो। आप पॉजिटिव सोचोगे, इसको इग्नोर कर लोगे, तो चीजें हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव सोच की बात है ही नहीं।
वो व्यक्ति विशेष ये सोचना ही नहीं चाहता है कि आए, लेकिन वो उसके दिमाग में आ जाता है। तो वो चीज प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे लिए। समझ रहे हो? अब ये बात कि हम इसके लिए आगे का प्लानिंग क्या कर सकते हैं। क्या कोई स्पेसिफिक डाइट है जिसको लेना जरूरी है, क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, वो चीज बताएं। तो देखिए, एक प्रकार का डाइट आता है केटोजेनिक डाइट। ठीक है, जो लोग वेट लॉस के लिए यूज करते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक डाइट चाहते हो तो केटो डाइट जो होता है, हाई प्रोटीन डाइट जो रहता है, केटोजेनिक डाइट, उसको लेने से ओसीडी के लक्षण थोड़े से कंट्रोल में आते हैं। तो वो चीज भी आप देख सकते हैं। आपका व्यवहार उस मरीज की तरफ कैसा रहना चाहिए ताकि चीजें बेहतर हो, वो भी लोग पूछते हैं। तो देखिए, जब भी एक मरीज को ओसीडी रहता है, पहला चीज है सपोर्ट उसको करना बहुत जरूरी है। कैसे सपोर्ट करोगे? पहला चीज है मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना। दूसरा चीज क्या है? उन पे गुस्सा ना करना, गाली गुलोज, मारना पीटना, ये सब चीजें करने से ओसीडी बढ़ जाती है। तीसरा चीज होता है कि इनका ट्रीटमेंट प्रोफाइल या कॉम्प्लायंस आपको देखना पड़ता है। वो लोग भूल जाते हैं, आज ट्रीटमेंट लेंगे 2 दिन नहीं लेंगे, तो वो चीज होती है। और साथ ही साथ आपको ये चीज करना है, उनके साथ बैठकर उनके ओसीडीज को सुनो कि उनको कैसा लग रहा है, क्या इश्यूज आ रहा है, कैसे आ रहे हैं। वो जितना अपने ओसीडीज के बारे में किसी को बता पाएंगे, उनका ओसीडी आना दिमाग में या ऑब्सेशन आना मन में, वो घट जाएगा। तो वो चीज भी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज करना हमारे लिए जरूरी है। और ओसीडी को मैं संक्षिप्त में फिर से बता देता हूँ। 2% लोगों को होता है। ऑब्सेशन रहता है, कंपल्शन रहता है, चेकिंग रहता है, साफ सफाई रहता है, ज्यादा पूजा पाठ रहता है, अश्लील चीजें दिमाग में आना रहता है। साथ ही साथ ये खुद का सोच रहता है, जेनेटिक बेसिस रहता है, पारिवारिक घर घर में चलता है, स्ट्रेस के कारण होता है, सेक्सुअल अब्यूज की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ट्रीटमेंट में एसएसआरआई बकायदा देना है और मनोचिकित्सक के अंडर ही देना है। मेडिसिन स्पेशलिस्ट या और कोई अगर दे देता है, लेना मत, क्योंकि डोज एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि एक बार दिखा दिया तो 1 साल तक वही मेडिसिन खाना है। डोज एडजस्टमेंट हमेशा हमेशा जरूरी रहता है। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बाकी प्रॉब्लम्स के साथ किसी भी रूप से इंटरफेयर नहीं करते। साथ ही साथ काउंसलिंग भी जरूरी है, लेकिन काउंसलिंग सेकेंडरी रहता है। इनिशियल स्टेजेस में मॉडरेट से सीवियर के लिए भारत में टैबलेट्स या फार्माकोथेरेपी जरूरी रहता है। केटोजेनिक डाइट दे सकते हो, वो जरूरी है। सपोर्ट करना उनको जरूरी है। उनका ट्रीटमेंट प्रोफाइल को देखना आपको, वो चीज जरूरी है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और किसी को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज थोड़ा सा पूछ लीजिए ताकि हम उसको भी निवारण कर सकें। तो कोई भी हेल्प पार्टनर जिन्हें इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी सर, बताइए सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ओसीडी में जैसे पेशेंट जैसे कुछ भी बातें जैसे बोलता ही जाता है जैसे जो मन में आती है वैसे, तो उसमें अपने किसी एमडी को दिखाए तो उसमें जैसे क्यूटी पाइन टेबलेट रहती है सर, क्यूटी पाइन दे देते हैं सर। हम्म। और हम्म। उसके द्वारा भी मतलब जो है पेशेंटों में देखा गया है कि सर क्यूटी पाइन से भी है पेशेंट को जो उस तरह की जो एक्टिविटी रहती है सर वो कंट्रोल नहीं होती। हम्म। जी सर। तो इस तरह के केसेस सर मैंने फील्ड में देखे हैं सर। तो उस उस स्थिति में सर कौन सी मेडिसिन मतलब पेशेंट को मतलब दे सकते हैं या मतलब इस तरीके से मतलब उसको ट्रीट करें सर। जैसे रात को उठ के चलना है या कुछ भी बातें जैसे जो भी ना बोलने जैसे वो भी बोलता ही रहता है कुछ भी इस तरह की सर। हम्म। ओके। तो देखिए सर, इम्पोर्टेंट चीज है आपको समझना कि ओसीडी माइल्ड मॉडरेट सीवियर रहता है। कोई कोई मरीज कोई कोई मेडिसिन को रेजिस्टेंट रहता है। तो अगर क्विटिपिन काम नहीं कर रही है, उससे भी और कारीगर मेडिसिन है क्लोमिप्रामिन। तो आप जिन मनोचिकित्सक को दिखा रहे हो, प्लीज उनसे बात करो कि सर क्या हम क्लोमिप्रामिन दे सकते हैं। वो भी एक सीवियर ओसीडी के लिए मेडिसिन है। या फिर क्यूटीपिन और क्लोमिप्रामिन का मिश्रण करके आप देंगे। तो वो चीज आप पेशेंट का सीवियरिटी लक्षण का देखकर आप अपने मनोचिकित्सक से बात करके वो ट्रीटमेंट प्लान को थोड़ा सा
बेहतर कीजिए। ओके सर, जी तो कोशिश कीजिए क्लोमिप्रामिन को ऐड करने के लिए। ओके सर। सर, थैंक यू सर। और कोई हेल्थ पार्टनर जिनका कोई डाउट है? यस मैम। जी नमस्ते सर, बताइए सर। सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा सब हेल्थ पार्टनर के लिए मैसेज है कि सर्स को हम्म, मैंने कम से कम 2-3 पेशेंट दिखाए थे इस तरह के, और सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। तो कीर्ति अनुराग सर बेस्ट हैं, उनकी काउंसलिंग अच्छी है, उनका ट्रीटमेंट पार्ट बहुत अच्छा है। सो प्लीज उनको रेफर करिए, ये मेरा मैसेज है बस, बाकी कुछ नहीं सर। बाकी अपने सारे पेशेंट ठीक हैं, कोई- काफी को आपने रिवर्स किया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, इस प्लेटफॉर्म का और आपका। ठीक सर, थैंक यू। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी सभी हेल्थ पार्टनर से यही गुजारिश है कि अगर आपको ऐसा कोई भी पेशेंट मिलता है, ऐसे लक्षण जानने को मिलते हैं, आप जरूर उनकी काउंसलिंग करें और एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को दिखवाएं। और किसी का कोई डाउट सर? हेलो। जी नमस्ते सर, बताइए सर। सर जो है ज्यादा सोच सोच आता है ना दिमाग में, तो इसमें हम्म, टेप्टोमेट दे दिया जाता है तो आराम हो जाते है कुछ दिन के लिए। उसके बाद हम्म। मतलब जो भारीपन रहता है सर देखिए में। सर, ट्रिप्टोमर बहुत पुराना मेडिसिन है सर, समझ रहे हो। तो ट्रिप्टोमर का डोज ज्यादा बढ़ाने से सेडेशन ज्यादा आ जाता है। तो अगर सोच ज्यादा आ रही है दिमाग में और बार बार आ रही है, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप एक एसएसआरआई पे आ जाओ, एक मनोचिकित्सक को वो पेशेंट को दिखाओ, उनके सीवियरिटी समझो कि स्ट्रेस लेवल क्या है, किस वजह से इतना सोच आ रहा है, किस चीज की वजह से वो सोच आती ही जा रही है बार बार, उसको जानना जरूरी है। अगर हम जान सके किस वजह से वो सोच आ रहा है और वो सोच को खत्म कर दे, तब ये प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ बार बार एमिट्रिप्टिलिन या ट्रिप्टोमर देने से चीजें सिर्फ हम जैसे बैंडेड लगा रहे हैं घाव पे, लेकिन घाव हुआ क्यों है वो चीज जानना बहुत जरूरी है सर। ठीक है। और सिस्टमेटिकली उसको लीजिए सर, क्योंकि जितने बार आप उसे बंद करोगे वापस आ जाएगा लक्षण, और जो ट्रिप्टोमर का कारीगरता रहती है या फिर काम करने का पोटेंशियलिटी रहता है वो धीरे 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 घटता जाता है। ठीक है सर, तो उसको रेगुलर रखिए, किसी भी मनोचिकित्सक को दिखाइए और रूट कॉज थोड़ा सा सोचिए। आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक क्षेत्र में क्या इश्यूज हो रहे हैं, किस वजह से ये निकल के आ रहा है, वो चीज जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम स्ट्रेस को घटा दें, ये लक्षण आना वैसे ही खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, तो वो चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर। और एक ऐसा सारा हाँ खाना ज्यादा सोचना दीजिए सर। हाँ जी सर। ज्यादा स्ट्रेस से बीपी भी बढ़ता है ज्यादा जो है। हाँ सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा उसको एसएसआरआई पे आ जाना बेहतर है सर। क्योंकि अगर बीपी है तो हम फिर भी रेकमेंड करेंगे एसएसआरआई पे आ जाओ। उसका इंटरेक्शन नहीं है सर बाकी सिस्टम से। एमिट्रिप्टिलिन और ट्रिप्टोमर का है सर, और वो बहुत पुराना मेडिसिन है, 20 साल पुराना मेडिसिन है वो, उसको छोड़ दो, नए मेडिसिन बहुत आ चुके हैं सर। ओके। ठीक है। किसी और हेल्थ पार्टनर का कोई डाउट? चलिए, तो आज के वेबिनार को हम यहीं पे ही रैप अप करते हैं। आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय लेकर हमारे साथ जुड़े। और आशा करते हैं आपको इस वेबिनार से काफी कुछ जानकारी मिली होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए, इसी तरह हम कल फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।